नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर यगदत्त शर्मा द्वारा रचित उपन्यास अपराधनी के भाग 3 में आज सुनते हैं। विमला ने अपने मन में सोच लिया कि उस दिन डॉक्टर रमेश न रहे होंगे, कोई नौकर रहा होगा। परंतु यदि कोई नौकर था तब भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। कौन जाने कब डॉक्टर रमेश के सामने वे बात किस रूप में आ जाए। उस दिन खिड़की की चटखनी धीरे धीरे घूमने की बात जब भी विमला को याद आती तो उसका दिल धड़कने लगता। वे सोचती कि उसे ये नहीं करना चाहिए था। इससे यही अच्छा है कि वे किसी अन्य स्थान पर उससे मिल आया करे। वहाँ जाते उसे कोई देखे भी तो किसी को कोई ख्याल नहीं होगा। वहाँ वे दोनों निस्संग मिल सकते हैं। विमला उठकर अपनी बैठक में चली आई। सोफे पर आराम से बैठी कि उसने एक पुस्तक पर एक लिखा हुआ कागज़ देखा। विमला ने उसे खोला। उस पर लिखा था, प्रिय विमला, यह तुम्हारी पुस्तक है। मैं इसे भेजने ही वाला था कि डॉक्टर रमेश आ गए। उन्होंने कहा कि वे घर जा रहे हैं और किताब स्वयं लेते जाएंगे। राजन। विमला ने तुरंत घंटी बजाई। नौकर आया तो विमला ने पूछा, ये किताब कौन लाया था, किस समय लाया था? डॉक्टर साहब लाए थे मालकिन, वे खाना खाने के बाद आए थे, नौकर ने उत्तर दिया। तो वे डॉक्टर साहब ही थे। उसने तुरंत शाम को फ़ोन किया। विमला को जो कुछ भी पता लगा था उसने सब उससे कह दिया। शाम के उत्तर देने से पूर्व पूर्ण मौन था। विमला ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस समय एक बहुत आवश्यक कार्य में व्यस्त हूँ। इस समय मैं तुमसे बात नहीं कर सकूँगा। मेरा मत है कि तुम एकदम निश्चिंत रहो, मानो कुछ नहीं हुआ। विमला ने रिसीवर रख दिया। वे समझ गई कि श्याम इस समय अकेला नहीं है। श्याम की इस व्यस्तता से विमला का जी भर आया। उसका दिल भारी हो गया। विमला बैठ गई। अपना मुंह हथेली में छिपाकर सारी स्थिति पर विचार करने लगी। संभव है डॉक्टर रमेश ने सोचा हो कि वे उस समय सो रही थी। यदि द्वार अंदर से बंद था तो इसका ये अर्थ तो नहीं कि उसने कोई गलत कार्य किया। फिर सोचा कि कहीं उस समय वह और श्याम बातें तो नहीं कर रहे थे। नीचे श्याम की टोपी भी तो रखी थी। श्याम ने अपनी टोपी नीचे छोड़कर कितनी बड़ी नासमझी की है। परंतु इसमें श्याम का भी क्या दोष है? ये बिल्कुल साधारण बात थी। हो सकता है डॉक्टर रमेश ने वे टोपी देखी ही ना हो। संभव है डॉक्टर जल्दी में रहे हों और इस नोट के साथ ये किताब यहाँ छोड़ गए हों। शायद इसी ओर से अपने किसी काम पर जा रहे हों। यदि उन्हें कमरे में आना था तो पहले उन्हें दरवाज़ा खड़खड़ाना था। यदि उन्होंने ये सोचा कि मैं सो रही हूँ तो उन्होंने खिड़की की चटखनी क्यों खोली? उन्होंने अपनी आदत के विरुद्ध कार्य क्यों किया? वे कितनी बड़ी मूर्खता कर बैठी। उसका मन भारी हो गया। विमला ने अपने दिल में दर्द महसूस किया। उस दर्द ने श्याम से मिलने को बाध्य किया। श्याम ने उसे वचन दिया था कि वे उसे सहायता देगा, चाहे उस पर कितनी ही आपत्ति क्यों ना आए। वे उसका साथ नहीं छोड़ेगा। खैर, पहले तनिक डॉक्टर रमेश को क्रोध तो करने दो। उसका सहारा तो श्याम है ही। उसे किसी की चिंता नहीं थी। डॉक्टर के क्रोध करते ही उसे पता चल जाएगा कि विमला का साथी श्याम है। विमला ने कभी भी डॉक्टर रमेश को नहीं चाहा। अब जबकि वे श्याम से प्रेम करती थी तब डॉक्टर रमेश के आलिंगन में जाना उसे खलता था। वे रमेश के साथ नहीं रहना चाहती थी। विमला के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रमेश उस घटना को प्रमाणित कैसे करेगा। यदि रमेश ने विमला पर आरोप लगाया भी तो वे स्पष्ट मुकर जाएगी। यदि ऐसी ही स्थिति आ गई कि सब कुछ बिगड़ने वाला हुआ तो वे सारा सत्य रमेश के कानों में उड़ेल देगी। फिर डॉक्टर चाहे कुछ भी करे, उनसे उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा। विमला डॉक्टर रमेश को प्रेम नहीं कर सकती। उनसे विवाह करके विमला का सामाजिक स्तर नीचे गिरा, ऊपर नहीं उठा। वे एक जज की लड़की थी और साधारण डॉक्टर के पल्ले पड़ गई।
जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई सम्मान नहीं, कोई दो कौड़ी को उसे नहीं पूछता, कोई सलाम झुकाने उसके मकान पर नहीं आता, कोई विमला को मेम साहब कहकर नहीं पुकारता। श्याम के साथ रहने पर उसे ये सब सम्मान प्राप्त होगा। श्याम एक बहुत बड़ा अफसर है, उसकी शान शौकत निराली ही है। उसके जीवन में कमला के आ जाने से जो कमी आ गई है उसे मैं पूर्ण कर दूंगी। विमला बचपन से सुंदर थी। उसके माता पिता को भी अपनी बच्ची के सौंदर्य पर गर्व था। उसके सारे बदन की बनावट अच्छी थी, फिर भी वे सर्वांग सुंदर ना थी। उसकी ठोड़ी चौकोर थी और नाक भी जरा लंबी थी। हाँ, उतनी लंबी नहीं थी जितनी कमला की। उसकी सुंदरता का विशेष कारण उसका यौवन था। उसकी माँ ने विचार लिया था कि वे विमला की चढ़ती जवानी में ही उसका विवाह कर देगी। विमला के यौवन का निखार अत्यंत आकर्षक था। उसके बदन की बनावट और कटाक्ष बहुत सुंदर था। उसकी आंखें और उन पर पड़ी पलकें किसी के भी अंतर में गुदगुदी पैदा कर सकती थीं। विमला की माताजी ने विमला पर अपना सारा स्नेह न्यौछावर कर दिया था। वे चाहती थीं कि विमला का विवाह शानदार हो और बहुत संपन्न तथा ऊंचे घराने में हो। विमला को इस धारणा के साथ पाला गया था कि उसे सचमुच एक सुंदर युवती बनना है। यद्यपि विमला को अपनी माँ की इस धारणा पर कभी कभी संदेह होता था। विमला की माता जी को भी अच्छी महफिलों में, बड़ी पार्टियों में जाने की सुविधा प्राप्त थी। अपने साथ वे विमला को ले जाना ना भूलती थीं। उनका विश्वास था कि ऐसे ही स्थानों पर बड़े लोग संपर्क में आते हैं। विमला जहाँ जाती वहीं सफल होती। वे दिलचस्प थी, साथ ही सुंदर भी। देखते ही देखते लगभग 1 दर्जन व्यक्तियों ने उससे प्रणय निवेदन किया, उसके प्रेम की भिक्षा मांगी, परंतु उसमें से कोई भी विमला को पसंद ना था। वे सबसे हंसती बोलती, परंतु किसी से भी किसी प्रकार का लगाव न रखती। विमला उन सबसे हंसी मजाक करती और उनके मन में अपना घर बनाने के लिए उन्हें एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बना देती। और जब उन लड़कों ने उसके सम्मुख विवाह की चर्चा चलाई तो गंभीरता से उसने कह दिया, आपके प्रेम प्रदर्शन के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, परंतु मैं आपके साथ विवाह नहीं करूँगी। इस प्रकार विमला ने चढ़ते यौवन का प्रथम वर्ष समाप्त हो गया। दूसरा भी समाप्त हुआ, परंतु अभी तक उसकी और उसकी माँ की इच्छा का वर नहीं मिला। विमला अभी युवती थी, अभी वे और ठहर सकती थी, थोड़ी और प्रतीक्षा कर सकती थी। विमला भी अपनी सहेलियों से कहा करती कि लड़की का विवाह 21 वर्ष की अवस्था से पूर्व नहीं होना चाहिए। तीसरा वर्ष भी खाली गया और चौथा भी। विमला के पुराने 2-3 प्रेमियों ने अपना अपना प्रणय निवेदन किया, परंतु व्यर्थ। वे निर्धन थे। 1-2 ऐसे युवकों ने भी प्रेम प्रस्ताव रखा जो विमला से अवस्था में छोटे थे। तो एक बहुत बड़े अफसरों ने भी विवाह का प्रस्ताव रखा, पर वे विधुर थे। उनमें से एक 53 वर्ष का था। विमला अब भी अपनी मस्ती में थी। वे होटलों में जाती और डांस करती थी, परंतु अब कोई अफसर या संपन्न व्यक्ति उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव नहीं रखता था। इससे विमला की माँ को थोड़ी चिंता होने लगी थी। उसने देखा कि विमला अब युवकों के स्थान पर 40 और उससे ऊपर के ही व्यक्तियों को आकर्षित कर पाती थी। उसने सोचा कि विमला अब उतनी सुंदर तथा आकर्षक नहीं रहेगी जितनी अब है। माँ ने इस बात को लेकर घर में चर्चा नहीं की, परंतु विमला को सचेत कर दिया और कह दिया कि अब विमला को अपना वर पसंद करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। विमला की समझ में ये सब नहीं आया। वे सोचती थी कि वे अब भी उतनी ही सुंदर थी जितनी 4 वर्ष पूर्व। अब शायद कुछ अधिक सुंदर हो गई थी। गत 4 वर्षों में उसे वस्त्र परिधान कला का ठीक ज्ञान हो गया था। यदि वे विवाह करना चाहे तो आज भी 1 दर्जन युवक अपना प्रेम प्रस्ताव लेकर आगे आ सकते हैं। उसे विश्वास था कि जैसे पति की उसकी मन में इच्छा थी वैसा उसे अवश्य मिलेगा, चाहे देर से मिले पर मिलेगा। इसके विपरीत उसकी माँ ने स्थिति को गंभीर समझा। वे चाहती थी कि घड़ी की चौथाई में कोई वर मिल जाए और वे उसका विवाह कर दे।
अब उन्होंने अपनी लड़की के लिए वर्क की खोज थोड़े निम्न स्तर के युवकों में भी करनी आरंभ कर दी। उसने अब अपनी खोज डॉक्टर, व्यापारी तथा वकीलों में प्रारंभ की। यद्यपि इन वर्गों पर वे कुछ दिन पूर्व नाक भौं चढ़ा चुकी थी, उन्हें पसंद नहीं करती थी, परंतु अब लाचारी में उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था। वे चाहती थी कि इन्हीं वर्गों में कोई उन्नतिशील और प्रभावशाली वर्ग अपनी पुत्री के लिए खोज ले। अब किसी अवसर का मिलना उन्हें कठिन लगता था। विमला अब 25 वर्ष की थी। उसका माँ अब निराश होने लगी। इसी निराशा और मानसिक बेचैनी के दिनों में एक दिन डॉक्टर रमेश से विमला की भेंट हुई। ये संबंध जुड़ने में अधिक समय नहीं लगा, परंतु विमला को आज भी ध्यान आया कि आज से 5 वर्ष पूर्व भी उसकी इस युवक से भेंट हुई थी। उस समय उसकी आर्थिक दशा बहुत खराब दिखती थी, आज वैसी नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टरी करता हूँ, मेरा स्वतंत्र व्यवसाय है। विमला को और क्या चाहिए? स्वतंत्रता ही तो वे खोज रही थी। स्वतंत्र व्यवसायी के पास उसे निश्चय ही स्वतंत्रता मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार जगदत्त शर्मा द्वारा रचित उपन्यास अपराधनी का भाग 3 समाप्त होता है। मैं जल्दी आपके समक्ष भाग 4 लेकर के आऊँगी। नमस्कार।